देती। डॉक्टर राकेश पाठक जी, लगातार दिन ब दिन खुलती जा रही है मोदी और बीजेपी की। पहले मुस्लिम लीग की बात कर लें। हमने हमारे चैनल डीवी लाइव पर अभी 2 दिन पहले पूरा विस्तार से बताया था कि मुस्लिम लीग से मोदी जी और उनके वैचारिक पुरखों का क्या संबंध था, क्या रिश्ता था। संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देते हैं। राहुल गांधी ने हल्के फुल्के में उसका उल्लेख किया, हम अपने वीडियो में बहुत विस्तार से डीवी लाइव पर बता चुके हैं। मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, जिसके सावरकर सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो उनकी 3 सरकारों में शामिल थी, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में मंत्री थे, फजलुल हक की सरकार में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के तौर तरीके बता रहे थे, बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर। ये सारी चीजें देश के सामने अब आ चुकी है, पोल तो खुल चुकी है इनके राष्ट्रवाद की, इनकी देशभक्ति। इसलिए वे कोई एक बिंदु नहीं बता सके कि जिसके आधार पर कह सकें मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में फलाने पृष्ठ पर फलाने बिंदु में ये लिखा है और ये मुस्लिम लीग की बात है। ऐसा तो वे कुछ बता नहीं सके। और जो कुछ लिखा है उसमें, वो तो हमारे संविधान में पहले से निहित है, अनुसूची में संविधान की सब चीजें दर्ज हैं पहले से। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिस पर मुस्लिम लीग की छाप बताई जा सके। अब जहां तक सवाल, 3 घंटे पहले आम आदमी पार्टी का एक मंत्री, दिल्ली सरकार का मंत्री ट्वीट करके कहता है कि तिहाड़ प्रशासन पर मोदी सरकार का दबाव है जी। 3 घंटे बाद मोदी सरकार का दबाव स्वयं उस पर आ गया होगा, इसलिए उस व्यक्ति ने, उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी से भी, मंत्री पद से भी। ये जोड़ना भी जरूरी है कि उस पर कुछ दिनों पहले ईडी का छापा पड़ा था। अगली खबर का हमें इंतजार करना चाहिए कि राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, होने वाले हैं, हो ही जाएंगे। तेजस्वी यादव के वीडियो पर जो लोग बवाल काट रहे हैं, वे शायद ये नहीं जानते कि बिहार में लोग नवदुर्गा में भी मांसाहार करते हैं। हमारे देश में बंगाल, बिहार, असम, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदू लोग मांसाहार करते हैं और देश के किसी कानून में यह लिखा नहीं है कि किस दिन मांसाहार करने से आदमी हिंदू विरोधी हो जाएगा, सनातन विरोधी हो जाएगा। यहां तक कि हमारे जो हिंदू वाङ्मय, हमारे जो श्रुतियां हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें भी मांसाहार की हिमायत की गई है। बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिल जाएंगे, ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी कि हमारे अवतारों ने भी समय समय पर मांसाहार किया है। तो ये बताता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी हताश हैं, निराश हैं, बौखलाए हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में आगे बढ़ा जाए। मैं मूल बात ये यहां पर लेके आना चाहता हूं राजीव जी। बॉटम लाइन मेरी ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुद्दा विहीन है। कोई कोर इश्यू उसके पास नहीं, कोई मुद्दा नहीं है जिसके नारे पर, जिस एक बात पर वो पूरा चुनाव लड़ जाए। 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ा गया, 2024 हम सब जानते हैं यूपीए सरकार की विफलताओं, भ्रष्टाचार पर। अब इसका उल्टा हो गया है, भ्रष्टाचार के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मोदी जी की सरकार में जो मंत्री है, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, मोदी जीत गए तो चुनाव नहीं होंगे। इस बौखलाहट में जो नॉन इशू है, उन्हें इशू बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और मोदी। मुझे लगता है कि ये उनकी हताशा के, निराशा के संकेत है कि जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ेगा, वे अंत में हिंदू मुस्लिम पर ही आएंगे। पूरी कोशिश उनकी वही होगी। इसीलिए मुस्लिम लीग का राग अलापा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस देश में। और जहां तक भारत की मुस्लिम लीग पार्टी का प्रश्न है, वो तो पंजीकृत राजनीतिक दल है। किसी कानून में उस मुस्लिम लीग का नाम लेना अपराध नहीं हो सकता, वो तो चुनाव लड़ती है बाकायदा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहता हूं, उसके सर्वे पर इतना विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो नारा पिछले 2 दिनों से चल रहा है कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, उसे अगर हम राज्यवार देखें, वैसे देखने सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है, मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इस देश में। लेकिन जब आप एक एक राज्य की मीमांसा करते हैं तो ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के बारे में आपने जानना चाहा है कि 29 में से 28 सीटें पिछली बार थी,
बीजेपी खुद नहीं मान रही है, 28 के 28 आएंगे, 29 तो छोड़ दीजिए। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अच्छा मुकाबला कांग्रेस कर रही है। दिग्विजय सिंह की सीट है राजगढ़ वाली, ग्वालियर है, मुरैना है, भिंड है, सागर है, सीधी है, कई ऐसी सीटें हैं, कांतिलाल भूरिया वाली सीट है। तो ऐसा कांटे का मुकाबला है जिसमें राहुल गांधी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खास तौर से कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र प्रस्तुत किया है, अगर कांग्रेस उसे लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने में अब कामयाब हो गई, जिसमें वो कामयाब होती उससे पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने उसमें सहयोगी की भूमिका अदा कर दी है। घोषणा पत्र है कांग्रेस का, जारी कर रही है कांग्रेस। चर्चा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी। चर्चा कौन कर रहा है? पूरा बीजेपी का आईटी सेल और मुख्य धारा का मीडिया। हो सकता है राजीव जी सामान्य लोगों तक वो सारी बातें नहीं जा पाती, जैसा कि सुनील जी ने भी शायद शुरू में कहा कि लोगों ने उसकी पीडीएफ निकाल निकाल कर शेयर कर दी। आप ट्विटर देख लीजिए, जिस मुद्दे पर, जिस बात पर मुस्लिम लीग की छाप बताई जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, राहुल देव जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने वो पूरा पन्ना ही रख दिया है। उन्होंने पूछा है इसमें कहां मुस्लिम लीग की छाप है? इसमें तो सब कुछ वो है जो संविधान में पहले से निहित है, उसी की बात कांग्रेस कर रही है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये आपको देंगे जो अब तक नहीं मिला है। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव मोदी जी के लिए दिन प्रतिदिन और कठिन होता जा रहा है। जहां तक संवेदनशीलता की बात आपने कही, संवेदनशीलता की आशा हमें उनसे नहीं करनी चाहिए। नोटबंदी के बाद के बयान का जिक्र किया, वो भी सर देश के बाहर, जापान में उन्होंने कहा था। यानी आप दूसरे देश की धरती पर खड़े होकर पूरे भारतवर्ष के, अपने देश के लोगों को चोर बताना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं लोगों के घर में बिटिया की शादी है और पैसे नहीं है, पूरे दोनों अंगूठे ऐसे घुमाते हुए। देश का प्रधानमंत्री देश का अभिभावक होता है, वो गार्डियन होता है देश का। वो अगर दूसरे देश में जाकर अपने देशवासियों की खिल्ली उड़ाए, इससे ज्यादा शर्मनाक संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। विदेश की धरती पर बता रहे थे कि लोग गंगा में नोट बहा रहे थे, यानी आप अपने देश के लोगों को चोर, उचक्का, काला बाजारिया बता रहे थे। तो उनसे संवेदनशीलता की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस देश के लोगों को भी समझ में आ गया है कि मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, 10 साल की उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। इसलिए कभी वे नेहरू का नाम लेते हैं, कभी कच्छातिबू की बात करके इंदिरा जी पर निशाना साधते हैं, अपनी बात नहीं बताते। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया। मेरा तो साधारण सा सवाल है, उस दिन से आज तक, गलवान घाटी की घटना के बाद से आज तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन शब्द का उच्चारण कितनी बार किया है? कितने हजार वर्ग किलोमीटर जगह चीन ने घेर ली है। अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदल दिए हैं। अब वे कह रहे हैं हम उनके नाम बदल दें, तो आप बदल के दिखाइए ना, किसने रोका है? बदल दीजिए नाम, चीन की सीमा में घुस जाइए। तो ये जो विफलताएं हैं 10 साल की, ये उनके खाते में जुड़ी हुई हैं। इसलिए वे बौखलाहट में कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के घोषणा पत्रों में से कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई वाक्यांश, कोई मुहावरा, उसे पकड़कर चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन वो परवान चढ़ नहीं रहा राजीव जी। हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए कि शायद पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ने की उनकी मंशा पूरी हो जाए। लेकिन इस बार जनता में भी अपील नहीं हो रही। और यही वजह है कि देश भर में तमाम राज्यों में, सभी तो नहीं कहना चाहिए, तमाम राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशियों को पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग दौड़ाए जा रहे हैं, गांव के लोग भगा रहे हैं उनको। तो ये चीजें बीजेपी को चिंतित कर रही होंगी। मोदी जी भी इससे